पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कुछ ऐसे हैं मेटल्स जो कभी भी नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट because they are very reactive to oxygen and oxygen is abundant in nature। मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अब टाइप्स ऑफ ओर्स, अलग अलग ओर्स को देखेंगे। पहला है नेटिव एलिमेंट्स, नेटिव मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो फ्री स्टेट में पाए जाएं, जो बहुत कम रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं कर पाते। इसमें दो ही आता है आपको, गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी। ऑक्साइड और हेमेटाइट, हेमेटाइट आयरन का और होता है भाई, Fe2O3। अब हम ये नहीं लिखने जा रहे हैं कि किसका है, ये फॉर्मूले में आपको देखेंगे खुद ही, आयरन है तो इसका मतलब आयरन का होगा। और बॉक्साइट Al2O3.2H2O, Al2 है यदि एल्यूमिनियम का है। इसमें कई सारा दिया हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैं लिखवा रहा हूं। क्यूप्राइट, Cu2O, जिंकेट, ZnO, इतने बहुत हैं ऑक्साइड और बाकी तो बहुत सारा फालतू वालतू दिया हुआ है बुक्स में। सल्फाइडोस, ब्लेंड, जेडेनियस, गैलेना, पीबीएस, कॉपर ग्लांस, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर ग्लांस, Cu2S, अर्जेंटाइट, Ag2S, इसे सिल्वर ग्लास भी बोलते हैं। पायराइट या आयरन पैराइट, Fe2। चलिए इतना नोट करिए, बाकी नोट कराएं। अंसारों को नोट करना है, कॉपी पे नहीं, अपने दिमाग में भी। चलो आगे, कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट ओर्स में सिफराइट,
आयरन कार्बोनेट, कैलामाइन, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। देखो कब दिमाग हमेशा ही आता है कि सर और का नाम हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं, डायरेक्ट जिंक कार्बोनेट क्यों नहीं बोलते, कैलामाइन क्यों बोलते हैं, सिफ्राइट क्यों बोलते हैं। तो ध्यान देना बच्चा, ये कैलामाइन सिफ्राइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्योर आयरन कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट नहीं है, इसमें और भी इम्प्योरिटीज है फिजिकल, और भी सारी इम्प्योरिटीज है। अब जैसे कि आप ये समझो कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब ये 2H2O इम्प्योरिटी के साथ और भी ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती है तो इसे बॉक्साइड बोल देते हैं। अगर ये मिनरल होता है तब खोद के निकाला जाता है तब, अगर लैब में बनाया जाता है तो Al2O3 इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं बोलते हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं, ये क्रिस्टली है या अनक्रिस्टली है, ठीक है। लेकिन यही लैब में नहीं, बल्कि जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं और बीच स्टेप में अगर इसको पाते हैं तब इसको एल्यूमिना बोलते हैं। तो एक ही चीज़ को कई नाम बोल सकते हैं। कई नाम बोलने का मतलब ये नहीं कि वो सेम चीज़ है, कई नाम का मतलब वो अलग अलग प्रोसेस में पाए गए हैं और उनमें अलग अलग इम्प्योरिटीज है। इस बात को ध्यान देना, नहीं तो पता चले लोग ये दिमाग लगाओ कि सर और पूछ रहा है हम डायरेक्ट जिंक कार्बोनेट लिख दिए, कैलामाइन नहीं लिखे। अरे भाई कैलामाइन और जिंक कार्बोनेट दोनों बोलने में अंतर है, वो अलग बात, दोनों केमिकली क्या है, जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3 है। सल्फेट ओर्स, एंजलेसाइट, PbSO4, लेड सल्फेट, हैलाइड ओर्स, सिल्वर हार्न, AgCl, कॉमन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट, कॉमन और रॉक सॉल्ट, NaCl, क्रायोलाइट, Na3Al, F6। इतना आपको याद कर जाना है ओर के टाइप्स, नाम और किस ओर में कौन है, ठीक है। इसको भी नोट करिए, ये एक बनाइए, टेबल टाइप का बना लीजिए, इतने को घेर लीजिए। चलो बेटा, अगर हम हाई रिएक्टिव मेटल्स की बात करें, इन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। हाई रिएक्टिव मेटल जैसे सिंपल सी बात है, अगर NaCl से हमने Na को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो मतलब काम हो गया, ठीक है। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स को जैसे NaCl है, रॉक सॉल्ट से हमने इसको अलग कर लिया और सिंपल सी बात है इनको ले गए हम इलेक्ट्रोलिसिस में ले गए, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या कराया हमने कि इनको हमने वाटर में मिला दिया और 2 प्लेट्स लगा दिए कॉपर के और इनके साथ बैटरी जोड़ दिया, प्लस वाले से जिसको जोड़ देंगे उसको बोलेंगे एनोड, माइनस वाले जिसको जोड़ेंगे उसको बोलेंगे कैथोड, ठीक है। अब होता क्या है कि NaCl 2 पार्ट में टूटता है, Na+ + Cl- में। अब एट एनोड पर कौन जाएगा, माइनस वाला, क्योंकि एनोड क्या है,
पॉजिटिव पे अट्रैक्टिव क्या होगा, Cl माइनस। तो Cl माइनस आता है, अब यहाँ 2 ले लीजिए बैलेंसिंग करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री करता है और Cl2 गैस के फॉर्म में निकल जाता है। तो वहाँ से हम स्टोर करते हैं क्लोरीन को अलग, लेकिन हमारा एम क्लोरीन को इकट्ठा करना नहीं है, हमारा एम क्या है, हमारा एम सोडियम इकट्ठा करना है। तो वो कहाँ जाएगा, वो कैथोड पे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिव है। अब ये गया Na+, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है क्लोरीन, इसको ले लेगा इनटेक करके, 2Na सोडियम बना लिया। अब इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है, हालांकि इतना आसान नहीं होता, अगर वाटर में होता है तो ये फिर क्या करता है, NaOH में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भी यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कैथोड से क्या, सम सोडियम मेटल्स को। तो ये थोड़ा बहुत महंगा प्रोसेस पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली ये कंज्यूम करता है, तो ये महंगा प्रोसेस पड़ता है। और हाई रिएक्टिव मेटल्स को बहुत नीड होता है तभी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वरना एक्सट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली फॉर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ATC लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करिए। हम लोगों का मेन एम कौन सा है, जो मिडिल रिएक्टिव है, ठीक है। तो मिडिल रिएक्टिव मेटल्स, मिडिल रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, जैसे चट्टानों से हमने खोदा, इनके हमें मिल गए, जिनमें कुछ पार्टिकल्स हैं उन मेटल्स के, ऑक्साइड के, सल्फाइड के, कार्बोनेट के, जैसा और हो, ठीक है। ऑक्साइड और होगा तो ऑक्साइड के पार्टिकल्स, कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेट के पार्टिकल्स, सल्फाइड होगा तो सल्फाइड के पार्टिकल्स। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स होंगे वो इस ओर में है। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे कि भाई इन चट्टानों की तरह जो मिल रहा है और इसको पहले क्रॉस करेंगे। क्रॉसिंग करने का मतलब चाहे हथौड़े से मारेंगे, चाहे मशीन में डाल के पीसेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, इसका एक पाउडर बना लेंगे, चूर्ण बना लेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और डस्ट, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट और पाउडर पहले बना लेंगे, ठीक है। पहले उनको तोड़े। अब भाई इनको हमें निकालना है बाहर, इसमें से ये पार्टिकल्स निकालने, हमारा लक्ष्य ये है। बाकी तो जो धूल है, मिट्टी है, इसमें रेत है, सिलिकेट है, उनको तो हमें बाहर निकालना है। यानी कि देखो इम्प्योरिटी 2 टाइप की है। पहला फिजिकल इम्प्योरिटी, जो फिजिकल है, इसमें रेत है, चट्टाने हैं, मिट्टी है, पहले तो उसको निकालेंगे। अब ऐसे समझो कि घर पे वो चावल, दाल, ये सब गेहूं बीना जाता है, नहीं बीना जाता है, उसमें कंकड़ उकड़ होते हैं ना, तो उसमें जो है ये बताओ कि जो कंकड़ होते हैं वो चावल में से कंकड़ बीने जाते हैं कि कंकड़ में से चावल? चावल में से कंकड़। गलत बात, ये बिल्कुल सही नहीं है कि केवल चावल में से कंकड़ बीने जाते हैं। चावल अधिक था कंकड़ से, इसलिए कंकड़ बीने गए। अगर खेत में वही पड़ा होता, धान या गेहूं पड़ा होता है, तो उसमें मिट्टी में से वो अनाज बीने जाते हैं। जो अधिक होता है उसको नहीं बीना जाता, जो कम होता है उसको बीना जाता है। तो यहाँ भी वही है कि कैसे हम करें, कम वाले को चुने कि अधिक वाले को चुने। तो इसमें एक देखो बीनना भी एक प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि पहला प्रोसेस जो हम लोग करते हैं वो पहला प्रोसेस कराते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये हो गया कि अधिक से अधिक गाढ़ापन। गाढ़ापन का मतलब कि इसमें अधिक से अधिक बालू, मिट्टी बाहर निकाल दें, ताकि परसेंटेज हमें जो ओर का परसेंटेज है, उस मेटल का परसेंटेज है, वो ज्यादा हो सके, तो कंसंट्रेट कर सके। अगर अब इसके लिए कई प्रोसेस अपनाते हैं। जैसे पहला प्रोसेस, पानी में घोल लेते हैं इस पार्टिकल, इस डस्ट को पानी में घोल लेते हैं, घोल करके बहा देते हैं, और ऐसे सीढ़ी नुमा होता है, ऐसे बहता जाता है ये। अब समझिए इसको
कि जिन पार्टिकल्स में मेटल होगा वो तो हैवी होगा, बाकियों से मिट्टी से ज्यादा हैवी होगा ना, भारी होगा। तो जो भारी होता है वो यहीं पटकेगा, और जो मिट्टी रेत वाले होंगे जो उससे हल्के होंगे मेटल से, वो तैरते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन हुआ, पहला प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस मैग्नेटिक, किसके लिए होता है? यदि हमारा ओर आयरन का हो, कोबाल्ट का हो, निकिल का हो, मतलब जो मैग्नेट से अट्रैक्टिव हो, उनके लिए क्या करते हैं, ये ऐसे बना होता है, ये पट्टा है, पट्टा पट्टा जानते हैं जिससे इंजन चलाया जाता है, पट्टा। और इसमें जो है ऐसे लगी होती है मैग्नेटिक व्हील। ये जो व्हील है वो क्या है? मैग्नेटिक यानी चुंबकीय व्हील है, पहिया है, ठीक है। अब ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ये। अब इसमें जो डस्ट है हमारा, जो हमने यहाँ पे डस्ट चूरा बना लिया, इस चीरों को गिराते जा रहे हैं और ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखो जो मिट्टी वाला रहेगा, जो रेत वाला रहेगा, वो तो ऐसे गिरेगा, और जिन पार्टिकल्स में ये आयरन होगा, कोबाल्ट या निकिल होगा, जिन जिन पार्टिकल्स में, वो पार्टिकल तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, इस पट्टे से चिपके रहेंगे, और वो कहां गिरेंगे? इधर। इस तरह भी हम अलग कर लिए, किसको? जो हमारा मेटल्स पार्टिकल्स है उनको अलग कर लिए, और इधर जो उसके जो इम्प्योरिटीज थी, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट, इन द फॉर्म ऑफ रेत, ठीक है, जितने भी रेत मिट्टी थे वो अलग हो गए और ये अलग हो गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे अच्छा होता है करने में, फ्रोथ फ्लोटेशन। अगर हमारा कॉपर का है, जिंक का है, तब फ्रोथ फ्लोटेशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन।